प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सीएसएस में अवेलेबल ऑप्शंस देखे जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और सबसे जो पहला और बेसिक ऑप्शन हमारे पास था वो मीडिया क्यूरीज की सूरत में था। मीडिया क्यूरीज में हमें एक से ज़्यादा स्टाइल शीट्स दिखने की ज़रूरत होती है, जो डिफरेंट मीडिया के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट होती हैं। फ्लेक्स बॉक्स में भी रिस्पॉन्सिवनेस का फैक्टर हम लोगों ने देखा। और सिमिलरली हमने जो ग्रिड सीएसएस ग्रिड यूज़ किए हैं उसमें भी हमारे पास ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्सिवनेस का फैक्टर है वो आ जाता है। तो इन तीनों को हम लोग सेम टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट जो हम लोगों ने टास्क हैं उनको अचीव करने के लिए या अपनी जो आउटकम है उसको रेलिवेंट लेआउट के साथ दिखाने के लिए। सबसे लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें एक आसान मेथड हमारे पास आ जाता है कि कोर फंक्शंस को इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग किसी एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी टूल को इस्तेमाल करते हुए, उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लें। तो बेसिकली कोई भी हमारे पास जो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क होगा जिसने रिस्पॉन्सिवनेस या लेआउट डिज़ाइन करके हमें देना है, उसकी बेस के ऊपर यही तीन चीज़ें चल रही होंगी। मीडिया क्यूरीज होंगी, ग्रिड होगा सीएसएस का, या फिर फ्लेक्स बॉक्स वगैरह होंगे। लेकिन क्योंकि उनको कोर लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको उसकी बेस जो है वो बना के चलना पड़ता है, हर एक लेआउट को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है। तो फ्रेमवर्क की वजह से हमें ये हेल्प हो जाती है, ये हमें आसानी हो जाती है कि हम लोग एक बने बनाए स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी वेबसाइट्स जो बिल्ड कर सकते हैं। तो इनमें से एक हमारे पास पॉसिबल फ्रेमवर्क है जो हमें रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर या स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प कर सकता है, वो है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप ट्विटर की तरफ से डेवलप किया गया है, ट्विटर की तरफ से इसको मैनेज किया जाता है। तो इसमें बेसिक वही तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इन्होंने प्रॉपर क्लासेस लिखी हुई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रॉपर फंक्शंस लिखे हुए हैं जो रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखते हैं और आपके अंदर जो कंपोनेंट लेवल के ऊपर हमारे पास इंटरेक्टिविटी है यूज़र की, उसको भी ये मैनेज कर रहे होते हैं। तो बूटस्ट्रैप के कुछ एक की फीचर्स में सबसे पहला तो फीचर ये है कि इसके अंदर बड़ा रिस्पॉन्सिव एक ग्रिड सिस्टम है जिसमें 12 कॉलम सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो ग्रिड सिस्टम की बेस के ऊपर इसका सारे का सारा लेआउट चलता है। उस ग्रिड सिस्टम को आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्क्रीन के ऊपर हमारा ग्रिड सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। तो टोटल 12 कॉलम्स हैं, उन 12 कॉलम्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एलिमेंट लेवल के ऊपर। आपको बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, आप उन प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो जाता है। प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज़ करने से स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास आ जाती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और काफ़ी सारे जो इरेलीवेंट डिटेल्स हैं जो हमें मैन्युअली प्रोवाइड करनी पड़ती हैं अपने कंपोनेंट्स डिफाइन करते हुए, उससे हमारी बचत हो जाती है। जावास्क्रिप्ट से रेलेवेंट प्लगइन्स आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अपने एलिमेंट्स को इंटरेक्टिव बनाना है, उसके अंदर कोई एनिमेशंस ऐड करनी है, कोई बिहेवियर ऐड करना है, तो उससे रेलिवेंट आपको काफ़ी जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स इसमें मिल जाते हैं। कस्टमाइज आपको चीज़ें मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है हमारे पास, तो जब भी फ्रेमवर्क हम लोग बनाते हैं तो उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के ऊपर या डिफरेंट इंजन्स के ऊपर उनको चेक किया जाता है। तो इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि अगर हम लोग इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट या वेब पेज कोड करें तो वो मल्टीपल ब्राउज़र के ऊपर बिल्कुल ठीक बिहेव करेगा। मतलब जो इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है सारे ब्राउज़र के ऊपर सेम वही बिहेवियर हमारा शो हो रहा होगा। बूटस्ट्रैप के अलावा कुछ और भी हमारे पास CSS बेस्ड फ्रेमवर्क हैं जिसमें फाउंडेशन है, बुल्मा है, टेलविंड है। लेकिन इन सारे के सारे और इनके अलावा जो बाकी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर बहुत कम है। मेजरली अगर आपको CSS बेस रिस्पॉन्सिवनेस को कोई फ्रेमवर्क नज़र आएगा तो इन मोस्ट केसेस वो बूटस्ट्रैप ही होगा। फर्दर अगर हम लोग यूजेज की बात करें तो इन एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स को हम लोग अमूमन तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो डेवलपमेंट है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर रिक्वायर्ड हो। तो इन
फ्रेमवर्क्स के अंदर एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं आपके पास। आपने सिर्फ उन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करना होता है। एक प्रोटोटाइप की सूरत में आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी वेब का हिस्सा बना सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो और क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी के जैसे फीचर्स उसमें मैंडेटरी हों, रिक्वायर्ड हों, या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हों, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट है उसको एज पर फ्रेमवर्क ही क्रिएट कर लें। लेकिन हम लोग अमूमन अवॉइड करते हैं CSS बेस्ड फ्रेमवर्क को अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए। तो अगर चीज़ों को हमने बाद में मैन्युअली ही कस्टमाइज करना है, तो बजाय इसके कि हम उसको किसी फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर डेवलप करें, हम खुद स्टार्ट से ही उसको कोर CSS के अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं। और अपनी जो यूज़र डिफाइंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं या कोड हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं इंटरेक्टिविटी को या फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क इस्तेमाल ना करें। वो बूटस्ट्रैप है या फाउंडेशन है, जो भी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है हम उसको अवॉइड करते हैं। सिमिलरली, अगर हमारे पास परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं तभी हम लोग अवॉइड करते हैं किसी भी तरह के फ्रेमवर्क को। तो क्योंकि फ्रेमवर्क में हमारे से रेलिवेंट तो डिटेल्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। तो अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स उसमें बिला वजह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर CSS के अंदर रहते ही अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम लोग फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मतलब सिस्टम के साथ एक और सिस्टम आप अटैच करके चला रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पेक्ट आता है। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क अपने वेब का हिस्सा ना बनाएं। इस यूज़ केसेस को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, क्लियरली उसने बुलेट पॉइंट की सूरत में सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हम बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इसमें किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। हम लोगों ने ऑलरेडी CSS को ऐड करने का तरीका देखा हुआ है कि सिंपली हम लोग लिंक का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं और अपनी CSS का लिंक उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी स्टाइल शीट हमारे प्रोजेक्ट के पेज के साथ या HTML डॉक्यूमेंट के साथ आके अटैच हो जाती है। तो इसमें भी यही है कि अगर हमने बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना है तो बूटस्ट्रैप का हमें जो फाइल का लिंक है वो इनकी CDN के ऊपर मिल जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनके CDN को इस्तेमाल कर लें या फिर आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर और लोकल डायरेक्टरी में आप इसका एड्रेस दे दें। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो करवा सकते हैं। CDN में सिर्फ ये एक एडवांटेज हमारे पास होता है कि अगर बूटस्ट्रैप का कोई नया वर्जन रिलीज होता है तो वो ऑटोमेटिकली हम एक्सेस कर सकते हैं या हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है कि हो सकता है नए वर्जन के अंदर बहुत सारे फीचर्स वो डेप्रिकेट कर दे, कोई नई फीचर्स ऐड कर दे, फंक्शनैलिटी के पैरामीटर्स चेंज हो जाएं। तो इस तरह के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग माइंड में रखते हैं कि क्या मैंने जो बूटस्ट्रैप है वो थ्रू CDN ऐड करवानी है, उसका कोई स्पेसिफिक वेरिएंट ऐड करवाना है, या उसका लेटेस्ट वर्जन ऐड करवाना है। तो एज पर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट हम लोग बूटस्ट्रैप की CSS को अपना प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं। फर्दर इसके अलावा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट जितना भी हमारा कोड होगा या जितनी भी हम लोगों ने फाइल्स को ऐड करना है वो हम लोग अपनी बॉडी के लास्ट पे सबसे ऐड करते हैं। तो बॉडी के एंडिंग टैग से पहले हमारे सारे के सारे जो बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो हेड में आ जाएगी और जावास्क्रिप्ट हमारे पास एंड ऑफ बॉडी सेक्शन आएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगेन, आप CSS को बॉडी में भी लिख सकते हैं तब भी वर्किंग परफॉर्म होगी, और आप जावास्क्रिप्ट को हेड में लिख देंगे तब भी वर्किंग परफॉर्म होगी। लेकिन इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज हैं कि अगर आपके पास एलिमेंट्स अगर क्रिएट नहीं हुए तो एलिमेंट्स किस तरह से कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह के इश्यूज हमारे पास आते हैं। तो स्टैंडर्ड अप्रोच यही है या सेफ साइड पे रहने के लिए यही है कि आप स्टाइल को हेड के अंदर ही ऐड करवा दें और जितने भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे के सारे बॉडी के एंडिंग टैग से पहले ऐड करवा दें। अच्छा, इसी सॉरी मॉड्यूल में हमारे पास बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट डिफरेंट लिंक्स शेयर किए हुए हैं जिसमें आपको बूटस्ट्रैप की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है।
बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने के लिए लिंक है और बूटस्ट्रैप के सीडीएन है। तो लेट्स सपोज इन दोनों लिंक्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अगर हम लोग बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं सीएसएस बंडल सिर्फ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट प्लगइन सिर्फ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, या पूरे का पूरा मुझे बूटस्ट्रैप का ये बंडल रिक्वायर्ड है। तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हुए इसको डाउनलोड करके अपनी लोकल डायरेक्टरी का हिस्सा बना सकता हूँ। दूसरी ऑप्शन इसने हमें दी हुई है कि मैं विद द हेल्प ऑफ सीडीएन इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो सीडीएन की सूरत में क्लियरली इसने दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो पैकेज मैनेजर जो कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं नोड पैकेज मैनेजर की सूरत में, तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप। और दूसरी ऑप्शन जो भी हम लोगों ने चेक की थी कि आप अपनी सीडीएन के थ्रू इन फाइल्स को अटैच करवा सकते हैं। तो इस सीडीएन के अंदर जितने भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट्स देखे हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्ट्स इसमें मेंशन है। आपने सिर्फ इसको कॉपी करके अपनी बॉडी के अंदर ऐड करवा देना है, और इसको कॉपी करके आप अपने सीएसएस या हेड वाले सेक्शन के अंदर या एलिमेंट के अंदर इसको ऐड करवा देंगे। तो सीडीएन के थ्रू आप इसको ऐड करवा लें, आप इसको डाउनलोड करके एज अ लोकल सीएसएस फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल इसका हिस्सा बना लें, तो दोनों जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंप्लीट इसके हर एक एलिमेंट के बारे में, इसके कलर स्ट्रक्चर के बारे में, लेआउट्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको सिर्फ इस डॉक्यूमेंटेशन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के लिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, इतना कुछ अगर हमें मिल रहा है तो हमें मैन्युअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो री इन्वेंट द व्हील वाली जो स्नैरियो है हम उसको अवॉइड करते हैं, और इसी डॉक्यूमेंटेशन की मदद से हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को सिर्फ हम लोगों ने इंटीग्रेट करना होता है। फर्दर इसमें आपको बूटस्ट्रैप के ऊपर डिफरेंट आइकन्स मिल जाते हैं, फिग्मा पे भी आप उसको ओपन करके कस्टमाइज कर सकते हैं। इन आइकन्स को आप डायरेक्टली ओपन करके इनके लिंक को कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आइकन्स के भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली बूटस्ट्रैप में थीम का भी ऑप्शन है। कुछ थीम इनमें से पेड हैं, सम इन सम के केसेस या डिफ़ॉल्ट केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें थीम मिल जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इन थीम को यूटिलाइज करना है या नहीं करना। बहरहाल मोस्टली ये हमारे पास पेड थीम्स पड़े होंगे। फर्दर डिस्कशन के लिए वही ब्लॉग्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई थ्रेड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर जाके या थ्रेड्स के अंदर जाके आप अपनी जो क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। गिट हब और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो फुल सपोर्ट अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के ऊपर, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो इसके अंदर अगर कोई हमें इशू आ भी जाता है तो इतने ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, तो एक एक्टिविटी है बेसिक सी जिसमें आप लोगों ने बूटस्ट्रैप का फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करना है, और उसमें आउटकम हमें ये रिक्वायर्ड है। तो बेस फाइल्स इसने ऑलरेडी हमें दी हुई हैं जो इस जिप फाइल के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इन बेस फाइल्स को हम लोगों ने सिर्फ कस्टमाइज करना है जो जो कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसके मुताबिक। ओके, तो ऑलरेडी हमने ये फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं। इसके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कुछ टू डू लिस्ट उसने लिखी हुई है। सबसे पहला काम तो ये टू डू वन उसने कहा है कि ऐड बूटस्ट्रैप लिंक हेयर। तो बूटस्ट्रैप लिंक से मुराद सिर्फ इसका जो कह लें आप सी एस एस वाला पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के सीडीएन देखे हुए हैं, तो बजाय इसको कि मैं इसको डाउनलोड करूं, मैं सिर्फ इस सीडीएन के थ्रू इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस सी एस एस को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। बूटस्ट्रैप का वेरिएंट 5.3.3 चल रहा है। सेकेंड टू डू के अंदर उसने कहा है कि आप बूटस्ट्रैप के पी बिल्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ से जो कार्ड का सेक्शन है उसको आप कॉपी कर लें। तो अगर हम लोग बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में हर एक लेआउट, हर एक कंपोनेंट के बारे में उसने डिटेल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की हुई है। तो अभी जो कंपोनेंट हमसे वो बनवाना चाह रहा है वो एक कार्ड है। तो लेट्स से ये रहा कार्ड। तो हमने कार्ड की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर उसने एक कार्ड बना के दिखाया हुआ है, और जो आउटकम हमें रिक्वायर्ड है उस आउटकम के अंदर भी एक्चुअली
एक कार्ड ही बना हुआ है। तो इस कार्ड को अगर हमने बनाना है तो उसके लिए ये वाला कोड है। तो इस कोड को एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। टू डू थ्री के अंदर सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो इमेज का लिंक यहाँ पे मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी जो इमेज है फ्लावर की उसको यहाँ पे ऐड करवा लें। तो अगर अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो प्रीव्यू में सिंपल सा एक कार्ड हमारे पास बना हुआ है जिसमें फिलहाल कोई भी इमेज नहीं है। तो इमेज हम अपनी मर्जी से ऐड करवा लेते हैं, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इमेज के अंदर जाके हम लोग यहाँ पर सिंपली फ्लावर की जो इमेज इसी फोल्डर में पड़ी है उसका लिंक पास कर देते हैं। तो हमारे पास कार्ड बन गया। कार्ड को आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं कस्टमाइज कर लें, अदरवाइज यहाँ पे कस्टमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ, ये काम हमारा हो गया। हमने सिर्फ क्या किया, कार्ड को सिंपली वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो उसने क्लास क्रिएट की हुई है कार्ड के नाम से, ठीक है। और इस कार्ड के अगेंस्ट जो उसने क्लास बनाई है इसकी सारी की सारी डेफिनेशन बूटस्ट्रैप की सीएसएस में पड़ी हुई है। तो ये कार्ड किस तरह का होगा, इसका साइज कितना होगा, इसके अंदर कंपोनेंट्स किस तरह से आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बूटस्ट्रैप सीएसएस के अंदर डिफाइन है। हमें बार बार इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उसके अंदर एक कार्ड बॉडी का हमारे पास क्लास है जो कार्ड का हिस्सा है। कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें क्लासेस की सूरत में डिफाइन है। और इन क्लासेस की डेफिनेशन आपके जो बूटस्ट्रैप सीएसएस उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। बटन के ऊपर इसने दो क्लासेस इंप्लीमेंट की हैं, एक तो बटन की क्लास उसने लगाई है और दूसरा यहाँ पे प्राइमरी बटन उसने लगाया हुआ है। तो ये ब्लू कलर का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो है। इसको आप बटन सक्सेस कर सकते हैं, बटन डेंजर कर सकते हैं। तो ये जो बटन है इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो अगर मैंने इसको बटन डेंजर किया तो ये रेड कलर का हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं इसको बटन सक्सेस करता हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो सिर्फ मैंने क्लास का नाम चेंज किया है तो उस बटन की टोटल रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मैन्युअली नहीं लिखनी पड़ी, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन था। मैंने सिर्फ अपने फ्रेमवर्क को फॉलो किया है जो कि फ्रेमवर्क का बेसिक या कोर पर्पस भी है। तो फ्रेमवर्क के अंदर मैंने एक एलिमेंट को उठाया और उसको अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया। अब इसको मैं अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकता हूँ। लास्ट रिक्वायरमेंट सिर्फ उसकी ये है कि आपने इस वाले कार्ड को स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले करवाना है। तो ये उसने टू डू बॉक्स के अंदर, ये टू डू लिस्ट के अंदर लिख भी दिया है कि आप एक्चुअली अपने कंटेनर को डिफाइन करवाएंगे एज अ क्या उसको कहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी क्लास हमने बनाई हुई है, डिव क्रिएट किया हुआ है फ्लेक्स बॉक्स के नाम से। सिंपली हम लोग इस फ्लेक्स कंटेनर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर डिस्प्ले हम लोग डिफाइन कर देंगे फ्लेक्स। अब ये जो बॉक्स है ये सारे का सारा एज अ फ्लेक्स बॉक्स डिफाइन हो गया है। तो इसको अगर हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अगर हमने इसको क्रॉस एक्सिस के अगेंस्ट सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। बाकी अगेन इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो इसको सेव करने के बावजूद हमारे पास जो आउटकम है वो हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ रहा है क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट का काम है कि मेन एक्सिस के अगेंस्ट इसको सेंटर में करना है। लेकिन वर्टिकली ये नहीं आ रहा और इसकी रीज़न क्या है कि 100% हमारे पास विड्थ है लेकिन हाइट इसके लिए जितना कंटेंट उतनी डिफाइन है। तो अगर हमने इसको पेज के सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए फिर हमें इसकी हाइट भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि इट विल बी 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो जो आपके व्यू की या व्यू पोर्ट की टोटल हाइट होगी वही हमारे इस कंटेनर की हाइट होगी। तो अब ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ चुका है और वर्टिकली भी सेंटर में आ गया।